हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी पे। पिछले कालांश में बात कर रहे थे हम आनुवंशिक शब्दावली की, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट हमारा जो शब्दावली में टॉपिक था वो था एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और त्रिसंकर संकरण। आज हम एक संकर संकरण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इस एक संकर संकरण में पिछली जितनी भी शब्दावलियां हमने पढ़ी है वो रिपीट भी होंगी। साथ में मेंडल के दो नियम, प्रभाविता तथा पृथक्करण का जो नियम है वो भी इसी से हम निकालेंगे और लास्ट में जाकर जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप पर इसे समाप्त करेंगे। और इसमें एक कंसेप्ट लैंगिक जनन जो कि हमने 9वीं क्लास के अंदर पादप वर्गीकरण में पढ़ा था उसको भी यहाँ रिपीट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक संकर संकरण, एक का मतलब लिया था हमने एक गुण से और संकर का मतलब एक गुण के विपर्यासी लक्षणों को मिलाना। और संकरण होती है वो प्रक्रिया जिससे कि इनको मिलाया जाता है। इसकी शुरुआत देखिए कैसे की मेंडल ने। शुद्ध रूप से लंबे यानी समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बोने जो पौधे थे उन पौधों के अंदर आपस में पर परागण की प्रक्रिया करवाने का प्रारंभ किया। तो यहाँ पर देखिए इसे हम क्या कह सकते हैं, इसमें दोनों ही युग्म विकल्पी के जीन जो हैं वो लंबे के लिए है तो ये शुद्ध लंबा है। और ये जो है इसमें दोनों ही बोने के लिए हैं तो ये पौधा है शुद्ध बोना। थोड़ी देर बाद में हम इसको पढ़ेंगे कि बोने के पहले हमें शुद्ध लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये अशुद्ध हो भी नहीं सकता, अशुद्ध होगा तो बोना प्रकट नहीं होगा, थोड़ी देर में आएगा। देखिए, शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी अर्थात समयुग्मजी लंबे, यहां पर वो परिभाषा रिपीट हो गई है। देखिए, समयुग्मजी, ये कौन सी स्थिति है, समयुग्मजी, जो हमने पढ़ा था कि एक युग्म विकल्पी के दोनों जीन यदि समान होते हैं तो समयुग्मजी होता है। तो समयुग्मजी लंबे तथा समयुग्मजी बोने पौधों में क्रॉस करवाने की प्रक्रिया की शुरुआत की। और इस प्रक्रिया के तहत देखिए यहाँ सबसे पहला जो काम होता है उसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। और सजीव के जीवन में ये दो प्रक्रियाएं हैं जो अल्टरनेट चलती हैं, अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन, जो कि अल्टरनेट चलेंगे। तो यहाँ पहले प्रक्रिया होगी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से ये अगुणित कोशिकाएं बनती हैं और इन अगुणित कोशिकाओं को कहा जाता है युग्मक। इन कोशिकाओं को कहते हैं युग्मक या गैमिट्स। युग्मक बनेंगे तो ये कैपिटल टी दो सेम प्रकार के युग्मक बनेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी सेम प्रकार के युग्मक बनेंगे। अब इनमें लैंगिक जनन की दूसरी प्रक्रिया होगी जिसके तहत आपस में निषेचन होगा। तो द्वितीय जो प्रक्रिया है वो होगी यहाँ पर निषेचन की। निषेचन की प्रक्रिया से द्विगुणित कोशिका, ये जो द्विगुणित कोशिका थी ये अगुणित में बदली थी अर्धसूत्री विभाजन से, और निषेचन से वापस ये किस में बदलती है, द्विगुणित कोशिका में। अर्थात एक पीढ़ी के पादप मेंडल ने लिए थे और दूसरी पीढ़ी के पादप उसे पर परागण की इस निषेचन की प्रक्रिया से प्राप्त हुए। तो जिन पादपों से निषेचन की इस प्रक्रिया की या इस पूरे के पूरे प्रक्रम की शुरुआत की जाती है उसे कहा जाता है पीपीडी या P1 पीढ़ी। यानी जिन पादपों से किसी संकरण के प्रयोग का प्रारंभ किया जाता है उसे कहा जाता है पीपीडी। और पी जो शब्द है ये आया है पेरेंटल से, यानी ये पेरेंटल पीढ़ी जो है उससे पी शब्द आया है। तो ये देखिए एक नई शब्दावली आ गई है पीपीडी। और प्रथम जो पीढ़ी इस निषेचन के पश्चात प्राप्त होती है इसे कहा जाता है F1 पीढ़ी। यानी निषेचन की प्रक्रिया में प्रथम जो नई पीढ़ी प्राप्त होती है उसे कहा जाता है F1 पीढ़ी। तो यहाँ पर दो नए शब्द आ गए हैं। देखिए, एक आ गया है पीपीडी और दूसरा आ गया है F1 पीढ़ी। और ये भी हमारी शब्दावली में एक परिभाषा है पीपीडी और F1 पीढ़ी। अब देखिए, पी को हमने पीपीडी लिखा है और F को लिखा है F1 पीढ़ी, इसका मतलब कोई 2 भी होती है।
F1 पीढ़ी आ गई। अब इस F1 पीढ़ी में देखिए यहां शुद्ध लंबे लिए थे, शुद्ध बोने लिए थे। F1 पीढ़ी जो है इसके अंदर एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी का जोड़ा मिला है, अर्थात ये अशुद्ध पादप प्राप्त हुआ है। ये हुआ है अशुद्ध, शुद्ध नहीं है, ये है अशुद्ध। और प्रैक्टिकली ये जो प्रमाण था ये मेंडल ने प्राप्त किया और ये पाया कि प्रथम पीढ़ी में ये जो हमें कागज पे F1 पीढ़ी दिख रही है जो कि अशुद्ध है, ये पीढ़ी के सारे पादप लक्षणों के अंदर लंबे थे, अर्थात इस पीढ़ी में ये बोनेपन का गुण जो था ये प्रकट नहीं हुआ, गुण प्रकट नहीं हुआ। सारे के सारे पौधे जो थे वो अशुद्ध लंबे थे, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। अब इस पूरी पीढ़ी में देखिए पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं, कोई भी बोना पौधा प्राप्त नहीं होता, अर्थात F1 पीढ़ी में दो में से एक ऐसा गुण था जो कि प्रकट नहीं हुआ और यहीं से मेंडल को अपना पहला नियम प्राप्त हुआ था, अर्थात इस F1 पीढ़ी से मेंडल ने अपना पहला नियम दिया था। देखिए पीढ़ी कौन सी है, F1, और ये नियम भी कौन सा है, 1। प्रथम नियम मेंडल को प्राप्त हुआ और इस नियम को कहते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। मेंडल ने यह कहा कि जब दो विपर्यासी लक्षणों के शुद्ध पादपों में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में दो में से केवल एक लक्षण प्रकट होता है और जो लक्षण प्रकट होता है उस लक्षण को कहते हैं प्रभावी लक्षण और जो लक्षण प्रकट नहीं होता है उसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण। अर्थात यहां यदि हम इसकी बात करें तो इससे हमें एक चीज प्राप्त होगी कि लंबापन जो है वो प्रभावी है, लंबापन जो है ये प्रभावी गुण है और बोनापन जो है ये अप्रभावी गुण है, अप्रभावी गुण है। ये मेंडल का प्रथम नियम प्राप्त हो गया और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि मेंडल का प्रथम नियम प्रभाविता का नियम किस संकरण से प्राप्त हुआ था। तो नो डाउट मेंडल का जो प्रथम नियम है प्रभाविता का वो एक संकर संकरण से प्राप्त हुआ था। द्विसंकर संकरण से उसकी पुष्टि की जा सकती है लेकिन ये प्राप्त एक संकर संकरण से हो जाता है। अब यहां पर देखिए हम नवी क्लास में आए एक और कंसेप्ट को रिकॉल करते हैं और वो कंसेप्ट था देखिए सजीव की जीवन अवस्थाओं का। ये आया था जहां पादप वर्गीकरण का पार्ट था, उसमें आए थे थैलोफाइट और थैलोफाइट पादपों के अंदर मुख्य जो शरीर होता है, मुख्य जो बॉडी होती है वो अगुणित होती है और उसके जीवन में कुछ समय के लिए द्विगुणित अवस्था पाई जाती है, जबकि सामान्यतः सभी सजीवों में, जैसे मानव की बात करें तो मानव में मुख्य जो बॉडी होती है, जीवन की जो मुख्य अवस्था होती है वो द्विगुणित होती है, उसमें कुछ समय के लिए अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है। अर्थात सजीव के जीवन में दो ही अवस्थाएं होती हैं, एक द्विगुणित और एक अवस्था होती है अगुणित। और द्विगुणित से अगुणित जो अवस्था है इस अवस्था के लिए सजीव में मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका बनती है, उसके लिए अर्धसूत्री विभाजन होगा और इस अगुणित कोशिका से वापस द्विगुणित कोशिका बनेगी और इसके लिए सजीव के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है, अर्थात फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो देखिए द्विगुणित कोशिका अगुणित कोशिका में बदलेगी मियोसिस डिवीजन से, फिर वापस निषेचन होगा और द्विगुणित कोशिका में बदलेगी। अर्थात जीवन में द्विगुणित अगुणित पीढ़ी अल्टरनेट आती है। द्विगुणित से अगुणित बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात जो कोशिकाएं बनती हैं इन कोशिकाओं को कहा जाता है अगुणित पीढ़ी। थैलोफाइट्स के अंदर इसे कहा जाता है अगुणित पीढ़ी, लेकिन मनुष्य जैसे स्तनधारी जीवों के अंदर ये जो एन यानी अगुणित कोशिका बनती है ये कुछ समय के लिए ही बनती है और इन्हें कहते हैं युग्मक। और इसके साथ एक चीज और याद रखनी है, थैलोफाइटा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसके अंदर
जाइगोटिक मियोसिस पाया जाता है, यानी कि युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन वहीं पाया जाता है, वो इसका यूनिक कैरेक्टर होता है। कक्षा 12 एनसीईआरटी और आरबीएससी एग्जाम के स्टूडेंट्स इसे ढंग से बात को पकड़ लें कि जाइगोटिक मियोसिस ओनली फॉर प्रेजेंट इन थैलोफाइट्स, केवल थैलोफाइट्स में प्रेजेंट होता है। अब इसे आगे चलते हैं। देखिए ये F1PD हमें प्राप्त हो गई है। इस F1PD में आप किसी को भी लें, सब एक जैसे हैं, तो हम किसी एक को ले लेते हैं और जब इस एक को लेते हैं तो इससे 100 परागण यानी 100 निषेचन की प्रक्रिया करवाएंगे। तो यहां पर देखिए ये कैपिटल T और स्मॉल t प्रकार के युग्मक बनेंगे और यहां पर कैपिटल T और स्मॉल t प्रकार के ही युग्मक बनेंगे। अर्थात यदि हम ये कहें कि ये नर युग्मक हैं तो ये हो जाएंगे मादा युग्मक, मादा युग्मक। जब इनमें 100 परागण की प्रक्रिया होती है, देखिए यहां मेंडल ने इस F1PD से पहले पर परागण करवाया था, कृत्रिम रूप से परागण करवाया, लेकिन मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से 100 परागण होता है। तो ये पीडी प्राप्त करने के बाद उसमें 100 परागण होने दिया और तब क्या प्राप्त किया। देखिए यहां देखिए मैंने 2 चिन्हों को काम में लिया है, जिनमें से एक चिन्ह है ये और एक चिन्ह है ये। इनको भी याद रखें। ये जो चिन्ह है गोले के नीचे प्लस का निशान लगा हुआ, ये मादा यानी कि फीमेल का साइन है और ये जो ऊपर एरो का निशान लगा है ये नर का साइन है, यानी कि नर साइन है, ये मेल का सिग्निफिकेशन है। यहां पर जब इस प्रकार से क्रॉस करवाते हैं तो देखिए कैपिटल टी से क्रॉस होगा तो कैपिटल टी यानी कि दोनों ही कैपिटल टी प्राप्त होंगे। जब ये क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां क्रॉस होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये लास्ट क्रॉस होगा तो स्मॉल टी प्राप्त होगा। अब यहां पर पीछे वाले को रिकॉल कीजिए, पीछे वाले को देखते हैं तो दोनों जब कैपिटल टी होंगे तो वो शुद्ध लंबा होगा, लेकिन जब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी होगा तो वो अशुद्ध लंबा होगा, लेकिन दिखने में उसके गुणों से वो लंबा ही दिखाई देगा, उसकी लंबाई में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर यदि हम गौर से देखें तो 1, 2 और 3 ये 3 ऐसे पौधे हैं जो कि यहां हमें प्राप्त होते हैं और ये सभी लंबे हैं। अब ये 3 कौन कौन से हैं लंबे पौधे, तो इनको देखिए लक्षण प्रारूप की बात करते हैं हम। पहले आ गया है ये लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप अर्थात वो गुण जो हमें बाहर से आकारिकी में दिखाई देते हैं, और दिखाई देने में यहां पर गौर करें तो ये जो है ये शुद्ध लंबा है, ये अशुद्ध लंबा है, लेकिन दिखने में दोनों ही लंबे होंगे। ये अशुद्ध लंबा है, अर्थात यदि यहां पर हम लिखें तो दिखने में जितने पौधे लंबे होंगे उनकी संख्या लिखते हैं लंबे, तो लंबे की संख्या है 3। और बोने की बात करें तो बोना पौधा केवल और केवल एक प्राप्त होता है, एक ही पौधा ऐसा है जो कि देखने में बोना प्राप्त होगा, तो बोना केवल एक है। इस एक संकर संकरण का यदि परिणाम देखें तो यहां 3 पौधे लंबे और एक पौधा बोना प्राप्त होगा, और यही एक संकर संकरण का लक्षण प्रारूप है। मतलब जो पौधे प्राप्त होंगे लास्ट पीढ़ी में वहां 3:1 में प्रभावी और अप्रभावी प्राप्त होंगे। ये जो पीढ़ी है इस पीढ़ी की यदि बात करें तो ये F2 पीढ़ी है, और लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप जो है वो हमेशा F2 पीढ़ी का दिया जाता है। तो F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप हो गया लंबे और बोने में 3:1। जीन प्रारूप की बात करें अर्थात इनका जो जीनी स्तर पर संगठन है उसमें क्या व्यवस्था पाई जाती है, तो इसमें देखिए शुद्ध लंबे और अशुद्ध लंबे तथा बोने का क्या क्या अनुपात है उसे कहेंगे जीन प्रारूप।
तो शुद्ध लंबे अनुपात अशुद्ध लंबे अनुपात बोने। और देखिए बोने जो हैं, ये बोने गुण हमेशा तभी प्रकट होंगे जब ये समयुग्मजी अवस्था में होंगे। इसका मतलब बोने को यदि हम यहां शुद्ध नहीं लिखते तो भी ये क्या था, शुद्ध ही था। यानी बोना तभी प्रकट होगा जब वो शुद्ध होगा, क्योंकि बोना गुण जो है वो अप्रभावी है। मेंडल ने प्रभाविता के नियम में कह दिया कि वो गुण जो अप्रभावी है वो तभी प्रकट होगा जब वो पूर्ण रूप से शुद्ध होगा या समयुग्मजी स्थिति में होगा। इस टेबल पे आइए दोबारा। शुद्ध लंबा केवल और केवल एक पौधा है, अशुद्ध लंबे 2 हैं और बोना केवल 1 है। अर्थात यदि हम इसके जीन प्रारूप को देखें तो एक संकर संकरण का जो जीन प्रारूप है F2PD का वो प्राप्त होता है 1:2:1। ये लक्षण प्रारूप 3:1 है। दिखने में 3 पौधे लंबे 1 पौधा बोना। और जीन प्रारूप की बात करें तो 1:2:1 प्राप्त होता है। 1 पौधा शुद्ध लंबा है, 2 अशुद्ध लंबे हैं और 1 शुद्ध रूप से बोना पौधा है। अब देखिए इसी संकरण से मेंडल को एक दूसरा जो नियम था, मेंडल का द्वितीय नियम है पृथक्करण का नियम, वो भी प्राप्त हुआ था। और वो कहां से प्राप्त हुआ उसकी बात हम यहां पर करते हैं। कहां से प्राप्त हुआ? मेंडल को प्रथम जो नियम था प्रभाविता का वो F1PD से प्राप्त हुआ था, और दूसरा जो नियम है पृथक्करण का वो F2PD से प्राप्त हुआ है। वो कहां से हुआ? देखिए, अशुद्ध लंबे पौधे थे अर्थात संकर पौधे प्राप्त हुए थे। अशुद्ध लंबे जो हैं, अशुद्ध पौधे मतलब संकर पौधे, यानी इन अशुद्ध को एक नाम और दे सकते हैं हम, ये पौधे हैं संकर, हाइब्रिड पादप हैं। ये जो हाइब्रिड पादप हैं इनका जीनी संगठन है कैपिटल T स्मॉल t, और जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और वापस कैपिटल T और स्मॉल t युग्मक प्राप्त हुए, तो यहां पर देखिए ये जो युग्मक है कैपिटल T ये अपने गुण के लिए पूर्ण रूप से शुद्ध है। यानी इस गुण को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कैपिटल T और स्मॉल t जो संकर पादप है, इस पादप में यदि अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इससे 2 प्रकार के युग्मक प्राप्त होंगे, कैपिटल T और स्मॉल t। जहां कैपिटल T जो युग्मक है वो 100% लंबेपन के लिए शुद्ध है, और स्मॉल t जो है वो शुद्ध रूप से बोने के लिए प्रभावी है। यानी यहां पर यदि बात करें तो ये 100% लंबे गुण रखता है और ये 100% बोने गुण रखता है। जबकि इसके मूल पादप पे जाएं तो यहाँ इस कोशिका में देखिए 50% गुण लंबे के हैं, 50% गुण बोने के हैं, लेकिन इस स्थान पर जब युग्मक बनते हैं तो युग्मक 100% अपने गुण के लिए शुद्ध हैं। ये नियम यहां से मेंडल को प्राप्त हुआ था। तो देखिए एक संकर संकरण की PPD से F1PD जब बनती है तो मेंडल को नियम प्राप्त हुआ प्रभाविता का, और F1PD से जब F2PD के लिए उसने संकरण करवाया तब उसको प्राप्त हुआ पृथक्करण का नियम। ये 2 नियम यहां से प्राप्त हुए। इसमें एक चीज और बचती है जो कि बोर्ड परीक्षा के अंदर केवल कंफ्यूज करने के लिए उस तरीके से प्रश्न बनाया जाता है। PPD से F1PD के लिए मैंने जो तरीका अपनाया है, ये जो लाइनों का, इसे कहते हैं वेन आरेख विधि। वेन आरेख विधि यानी ये संकरण की वेन आरेख विधि है जिसके अंदर रेखाएं खींचकर संकरण की स्थिति दिखाई जाती है कि किसका किससे क्रॉस करवाया जा रहा है, कहां निषेचन हो रहा है, कहां अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। ये रेखाओं से जो दर्शाया है इसे कहते हैं वेन आरेख विधि। और ये जो तरीका अपनाया है मैंने F2PD में, इसे कहते हैं शतरंज पट्ट विधि। शतरंज पट्ट विधि इसे कहते हैं चेकर बोर्ड मेथड। चेकर बोर्ड मेथड यानी शतरंज की जो बिसात होती है उसकी तरह इसमें डब्बे बने हुए होते हैं, उन डब्बों के अंदर ही शुद्ध अशुद्ध जो पादप हैं संकरण से प्राप्त होते हैं उनको यहाँ व्यवस्थित किया जाता है। तो इस विधि को कहते हैं शतरंज पट्ट विधि, चेकर बोर्ड मेथड। और कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर यही पूछता है कि एक संकर संकरण को चेकर बोर्ड मेथड से समझाइए, तो चेकर बोर्ड मेथड
ये है। जिनको जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमें अपनी समस्या बताएं, हम आपका समाधान करेंगे। थैंक यू।